डन। अब बात करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का, जो कि होगा हाइपर कॉन्जुगेशन ना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के जब हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं? नो नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस, है ना। नो बॉन्ड रेजोनेंस, हमने इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोला, इस पर हम लोग जिक्र करेंगे। और जो साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया, उसका नाम था क्या? नाथन बेकर ना, या फिर बेकर नाथन इफेक्ट बोलते हैं, या नाथन बेकर इफेक्ट बोलते हैं ना, है ना। बेकर नाथन इफेक्ट, या कई बार इसको नाथन बेकर बोलते हैं। अब इस इफेक्ट में तुमको क्या नजर आएगा? एक्चुअली हम लोग इसमें हमेशा बात करेंगे अल्फा हाइड्रोजन का, है ना। तो तुम लोग जैसे अल्फा हाइड्रोजन की बात करोगे, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पर होगा, याद रखना। हम लोग किस किस कंडीशन में देखेंगे? या तो डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कंडीशन। कंडीशन कहाँ कहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन की बात सोचेंगे? डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर फ्री रेडिकल हो, ये चार केस। यहीं पर हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन की बात सोचेंगे। इज इट ओके? क्या क्या कंडीशन? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल। ठीक है। अब ये मान लो डबल बॉन्ड जो जिस कार्बन पे है, याद रखना इसका जो नेक्स्ट कार्बन होगा ना, इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, ये जो कार्बन होगा यही अल्फा कार्बन होगा। ठीक है। और इस कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन होंगे, है ना, हाइड्रोजन जो भी होंगे, मान लो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन का एक नेचर होता है, कैसा नेचर का होता है ये? एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है। ये एसिडिक नेचर का क्यों होता है, देखो जरा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से ही यहाँ पर डिफाइन भी हो जाएगा। अल्फा कार्बन किस किस को बोलते हैं सर? सिर्फ जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ डबल, है? नहीं, ये सारा केस, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल, इससे जो अटैच होगा नेक्स्ट कार्बन, उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन। सर और फंक्शनल ग्रुप से जो अटैच रहता है उसको भी बोलते हैं क्या? वो तो अलग केस हो गया ना, वो अलग केस हो गया। तुम लोग बोल सकते हो ये एक तरह का हम लोग फंक्शनल ग्रुप ही ले रहे हैं। ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड है, अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज, ये कुछ कुछ फंक्शन करेगा ना, तुम लोग इसको कंसीडर कर सकते हो कि ये एक फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट अटैच रहेगा कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन। तुम उसको ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो। इज इट ओके? जैसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये सबको नहीं लिए थे ना, इसको मल्टीपल बॉन्ड में गिने थे, इसलिए मैंने बोला कि इससे अटैच रहेगा। लेकिन फंक्शनल ग्रुप से भी अटैच रहेगा, दैट इज ऑल्सो अल्फा कार्बन। You can consider a double bond and a triple bond and positive charge and free radical as functional group. Is it okay? यस सर। यस सर। ओके। तो एक बात बताया जाए, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने सारे हैं? 12। 12 अल्फा सर। अल्फा 12 सर। अल्फा हाइड्रोजन हो गए 12। ठीक है। हर किसी में तुम लोग को अल्फा हाइड्रोजन अब निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, देखना जरा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? ये सुन लो। नो सर, नहीं देख है कैसे सर। नहीं है यार, देख, ये दो जो सर, दो। बेंजीन है बच्चा, बेसिकली बेंजीन में दो। डबल बॉन्ड तो है ही ना। तो ये देखो, दो अल्फा हाइड्रोजन है क्या? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो नो अल्फा सर। अल्फा हाइड्रोजन तो है ही इसमें, क्या? ओके। अगर मान लो मैं इसकी बात करूं, जल्दी से बताओ तो इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा? बेंजीन मान लो मैंने यहाँ चिपका दिया, और यहाँ पर मैंने एक और रिंग बना दिया, एक और मैंने यहाँ पर CH3 लगा दिया। अब बताओ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? देखो डबल बॉन्ड तो हर जगह है, तो यहाँ पर कितने हो गए? तीन 7 होगा सर। अल्फा हाइड्रोजन हो गए। थ्री, और ये टू, और ये टू, टोटल मिला के 7 अल्फा हाइड्रोजन। डन। यस सर। यस सर। तो तुम लोग बोल सकते हो कि मतलब कार्बन जो भी डबल बॉन्ड से अटैच रहेगा, फ्री रेडिकल से अटैच रहेगा, या फिर मल्टीपल बॉन्ड से अटैच रहेगा किसी भी तरह का, तो उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे। या फिर तुम लोग जैसे बोल सकते थे, अगर इसको तुम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किया, तो हम लोग बोल सकते हो अटैच्ड कार्बन अटैच्ड विथ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इज considered अल्फा कार्बन। ठीक है। जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप फिलहाल हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल। इज इट ओके? देखो, एक्चुअली ये ऐसा होता क्यों, थोड़ा समझने का, है ना। मान लो हमने एक एग्जांपल ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH3। ठीक है। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर इस चीज़ को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको CH3 को CH2 और H लिख रहा हूँ। ठीक है।
तो एक बात बताओ, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कार्बन, इसको हम लोग क्या कार्बन बोलेंगे? अल्फा कार्बन। अल्फा और ये जो हाइड्रोजन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे ना। अब जरा ध्यान देना, अगर मान लो यहाँ से H प्लस रिलीज करते हैं हम लोग, हमने बोला ना अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक नेचर का है। क्यों? अच्छा, कोई भी चीज एसिडिक क्यों होता है याद रखना है। HA मान लो कोई एक एसिड है तो ये H प्लस और A माइनस में कन्वर्ट करेगा। तो अगर ये H प्लस डोनेट करेगा तो फाइनली इसको, अगर ये एसिड है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं ना। अच्छा, ये इसका एसिडिक एबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी पे? नहीं। अगर मान लो ये ज्यादा स्टेबल होगा, समझना, ये ज्यादा स्टेबल हुआ, कोई भी चीज रिएक्शन के दौरान क्या बनना चाहता है? ज्यादा स्टेबल बनना चाहता है। तो ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा फॉरवर्ड रिएक्शन उतना ज्यादा जाएगा, और फॉरवर्ड रिएक्शन जितना ज्यादा जाएगा तो ये अकेले थोड़ी बनेगा, H प्लस भी बनेगा। तो जितना ज्यादा A माइनस बनने का पॉसिबिलिटी होगा H प्लस उतना ही ज्यादा बनेगा, सीधा सा बात है, यही फंडा है। तो हम लोग क्या करेंगे? कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी पर जाएंगे। कभी भी एसिडिक का बात करेंगे तो कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी पे जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या तुमको नजर आ रहा है कि जैसे ही मान लो तुमने H प्लस निकाला, H प्लस निकालने के बाद क्या हो जाएगा? देखो CH2 CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और मान लो ये H प्लस यहाँ से निकल गया तो ये H प्लस इस तरह से। इज इट ओके? अगर H प्लस यहाँ पर से निकल गया, अब देखो ये तुमको रेजोनेंस में तुमको नजर आ रहा होगा ना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज। तो क्या ये रेजोनेंस में नजर आ रहा है? अब देखो ये तुमने बॉन्ड हटा दिया, उसके बाद ये रेजोनेंस में नजर आया, इसीलिए इसको हमने क्या बोला? नो बॉन्ड। बॉन्ड जब नहीं है उस केस में ये क्या रोल प्ले करेगा? रेजोनेंस का रोल प्ले करेगा। इज इट ओके? इस वजह से हम लोगों ने इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोला। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बात अगर करते हैं तो कितना सारा हाइड्रोजन है ये इस पर डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन हमने कितना सारा लिया है। देखो 3-3 हाइड्रोजन अगर यहाँ पर तुम लोगों ने लिया है तो सोचो, इसके हटने की वजह से एक बार रेजोनेंस होगा, इसके हटने की वजह से एक बार रेजोनेंस होगा, इसके हटने की वजह से एक बार रेजोनेंस होगा। मतलब 3-3 हाइड्रोजन के हटने से अलग अलग रेजोनेंस होगा। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा रेजोनेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा, तुम लोग रेजोनेंस के बारे में जानते हो, मोर रेजोनेंस या मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर क्या? मोर क्या? स्टेबिलिटी। एबिलिटी। हाँ, तो एक बात साफ है, अल्फा हाइड्रोजन जितना भी ज्यादा होगा स्टेबिलिटी भी उतना ज्यादा होगा। क्या एग्री? तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली ये बात लिख सकते हैं, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या? मोर स्टेबिलिटी, है ना। या मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन फॉर्म बोलते हैं मोर स्टेबिलिटी। कंडीशन ये है। तो ये तो मैंने डबल बॉन्ड का दिखाया, डबल बॉन्ड ही नहीं, हर जगह अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज तुम लोगों ने लिया, सोचो पॉजिटिव चार्ज का मैं अगर ये दिखाऊं, जैसे मान लो ये CH2 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये C यहाँ पर 3-3 हाइड्रोजन मान लो ऐसे कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव चार्ज का नेक्स्ट कार्बन वापस से ये अल्फा कार्बन हो गया, है ना। ये अल्फा कार्बन, ये देखो H प्लस यहाँ से गया, तो H प्लस यहाँ से गया तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा ना उस केस में। H प्लस जाने के बाद देखो क्या कुछ केस आ जाएगा, CH2 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर मैं बोल दिया था CH2 नेगेटिव। ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस होगा यहाँ पर, समझ रहे हो? ये तो और भी ज्यादा हो जाएगा, बहुत बढ़िया चीज बन जाएगा। तो इस केस में मतलब पॉजिटिव के केस में भी हम लोग ये बात देख सकते हैं। तो नो बॉन्ड और उसके बाद ये रेजोनेंस आ गया तो इसको भी हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस बोल सकते हैं। केवल यही नहीं, हम लोग यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला और ट्रिपल बॉन्ड वाला तो एक ही तरह का हो जाएगा। फ्री रेडिकल के केस में भी देख सकते हैं, मान लो ये फ्री रेडिकल है और यहाँ पर मैंने CH3 चिपका रखा है, तो सोचने का CH2 है और यहाँ पर अगर CH3 है तो यहाँ पर जो बॉन्ड फ्यूजन होगा वो कैसा बॉन्ड फ्यूजन होगा बच्चा? फ्री रेडिकल ना। तो बॉन्ड फ्यूजन अगर हो गया, H डॉट मान लो यहाँ से निकल गया तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा? देखो CH2 और यहाँ पर CH2 बॉन्ड बन गया, उसके बाद रेजोनेंस में आ गया। इस केस में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या बात आ जाएगा, देखो अगर मान लो नेगेटिव चार्ज आएगा, मान लो CH2 पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर CH3 आएगा। अब सोचो यहाँ पर जो बॉन्ड फ्यूजन होगा कार्बन और हाइड्रोजन में, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन ना यार। कभी हाइड्रोजन जो है अगर मान लो H प्लस बन के निकला, मान लो तुमने हाइड्रोजन को H प्लस बन के निकाल दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर तुमको क्या दिखेगा? नेगेटिव चार्ज। तो क्या ये स्टेबल है या रेजोनेंस होगा? दोनों में नेगेटिव चार्ज।
सिमिलर चार्ज ऑन बोथ द एटम्स, पॉसिबल है? बताना जरा, आवाज आ रही है? अनस्टेबल। अनस्टेबल है ना, तो अनस्टेबल है। ये होगा स्टेबल ही है। नहीं। इसका मतलब हम लोग नेगेटिव चार्ज के केस में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखेंगे, है ना, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, ये बात याद रखना। नेगेटिव चार्ज के केस में हम लोग हाइपर कंजुगेशन की बात नहीं करेंगे। डन, बोलो बोलो। यस सर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज देखते हैं, है ना, इसका यूज कैसे होगा, है ना। सबसे पहला बात होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के नाम पे, है ना, यूजेस। हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ पर देखेंगे। अब जरा ध्यान देना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सी एच 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 सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ठीक है, और मैं ऐसे लिख रहा हूँ सी एच, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ, ये एच, ये एच, ये एच, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, फिर से यहाँ पर सी एच थ्री ही लिख दिया मान लीजिए, ठीक है। अब जरा ध्यान देना कि डबल बॉन्ड का ये नेक्स्ट वाला स्टेप है ना। एक और मैं ऐसे भी लिख दे रहा हूँ, रुको, एक और मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 3 कंपाउंड में लिख रहा हूँ, 1 2, और मैं ऐसे लिख रहा हूँ सी एच फोर। तो सी एच फोर में मैं काम कर रहा हूँ, हाइड्रोजन को मैं ऐसे ही निकाल दे रहा हूँ, तब ज़्यादा सही है। अब जरा ध्यान देना, अब मैं इस सी एच बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड का स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। तो जब भी बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग बात करेंगे ना, तो एक फंडा याद रखना, तुम लोग सबसे पहले ना उसको तोड़ देना, अलग कर देना, H प्लस को अलग कर देना यहाँ पर, क्योंकि C और H में जो फ्यूजन होगा वो हम लोग किस सेंस में देखेंगे, H प्लस बन के ही निकलेगा। तो ये फ्यूजन होने के बाद देखो सीन क्या बन जाएगा, यहाँ पर CH2 में CH2 में H प्लस बन के निकला, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा ही कुछ होगा। अगर मान लो यहाँ पर फिर से सी एच एच, यहाँ पर मान लो H प्लस बन के निकला, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर CH3, ऐसा होगा। और मान लो यहाँ से H प्लस बन के निकला, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो सी एच एच एच, और यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब हम लोग देखेंगे, मान लो यहाँ से हर किसी से H प्लस निकल रहा है, ये देखो यहाँ से भी H प्लस निकल रहा है, यहाँ से भी H प्लस निकल रहा है, यहाँ से भी H प्लस निकल रहा है। इज इट ओके? अगर इन सबसे H प्लस निकल रहा है, तो एक बात बताओ, ज्यादा स्टेबल तुमको क्या नजर आ रहा है? देखो इसमें रेजोनेंस है ना, पहला बोलो, वाला। ज्यादा स्टेबल है ये। तो ये ज्यादा स्टेबल है, यस तो सर। इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, बहुत वीक होगा ना, मतलब बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि फाइनली ये कंपाउंड जो है एक स्टेबल कंपाउंड में बन रहा है, तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। मान लो ये ए लिख रहा हूं मैं, ये बी लिख रहा हूं, और ये मैं सी लिख रहा हूं। अब जरा फिर से इसको देखो, अब सेकेंड और थर्ड की अगर बात करें, है ना, बी और सी की बात करें, तो बी का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा तुमको नजर आ रहा होगा कि ये सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि अगर मान लो फाइनली यहाँ नेगेटिव चार्ज बन गया, तो तुमको क्या नजर आएगा, नेगेटिव चार्ज बन गया तो जल्दी 2 जल्दी डिग्री बोलो, कार्बन आयन। 2 डिग्री कार्बन आयन ना, और यहाँ पर फिर 1 डिग्री कार्बन आयन। तो सबसे ज्यादा अगर H प्लस निकालने की बात आएगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका सबसे मजबूत वाला बॉन्ड स्ट्रेंथ कौन सा होगा, एक मिनट, कौन सा होगा? A. एग्जैक्टली ए नहीं रे, ए वाला तो वो हो गया ना, ए सबसे कमजोर हुआ ना, B. समझ गए, बी जाएगा। Yeah. फिर से कौन सबसे कमजोर कौन हुआ, ए, सबसे बॉन्ड स्ट्रेंथ बी, फिर क्या हो जाएगा सी, और सबसे कमजोर कौन हुआ, ए। याद रखना वहां से H प्लस निकाल देना है तुम्हें, और H प्लस निकालने के बाद सोचना है कि वहां का स्थिति क्या है, ठीक है? इज इट ओके और नॉट? Yes, sir. ओके, तो लिख लिया जाए, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल आते हैं इसमें। सर बी के मतलब स्टेबिलिटी एक जिसमें बार बता रेजोनेंस दीजिए। होगा उसका बॉन्ड वीक होगा। कौन सा? सर बी वाले केस को एक बार समझा दीजिएगा, सेकंड वाले केस। अच्छा अच्छा, नहीं, एक और कोई बंदा कुछ बोल रहा था, हाँ बोलो। तो मतलब रेजोनेंस होगा तो बॉन्ड वीक होगा वो वाला। हाँ, अरे देखो तुम एक बात बताओ, तुम अभी समझ जाओ, जैसे ये वाला जो चीज है ना, बी वाला भी मैं समझा दे रहा हूँ, ये सब समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये जब निकलेगा, हम लोग H प्लस यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है, H प्लस निकालने के बाद इस पर क्या चार्ज आएगा बताओ, नेगेटिव चार्ज आएगा, हाँ या ना? यस सर। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसके बाद ये रेजोनेंस हो जाएगा, मतलब यहाँ से ये इस पर जो ट्रांसफॉर्म हो गया, ये कंपाउंड स्टेबल हो गया, मानते हो?
ये कंपाउंड स्टेबल है, इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल है। तो एक ऐसा कंपाउंड है जिससे प्रोडक्ट स्टेबल है, तो वहां से H प्लस निकालने में हम लोग को ज्यादा एनर्जी लगेगा कि कम एनर्जी लगेगा, ये बात बताओ। ज्यादा लगेगा। अरे यार फिर से गड़बड़ कर रहा तू। स्टेबल है तो फिर ज्यादा लगेगा ना। सुन 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 सुन, ए से बी बनना है ना, ये मान लो स्टेबल है, ये मान लो स्टेबल है, ठीक है। ए कंपाउंड से बी कंपाउंड बनाना है, ये स्टेबल कंपाउंड है, तो हम लोग को ये तो आसानी से बन जाएगा ना, सब कोई तो बनना चाहता है ना यार स्टेबल। स्टेबल हर कोई दुनिया में क्या होना चाहता है, वर्ल्ड में हर कोई क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, नहीं होना चाहता, बताना जरा। तो स्टेबल अगर होना चाहता है तो वहां पर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग को मतलब हाइड्रोजन निकालने के लिए हम लोग को ज्यादा एनर्जी थोड़ी लगाना पड़ेगा, तुरंत से यूं लगाए। इसका भी मतलब इसका भी टेंडेंसी ये भी चाहता था स्टेबल बने, तो हाइड्रोजन को निकालने में हमें ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगा। तो हाइड्रोजन को निकालने में अगर हमें ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगा तो उसी को तो हम लोग बोलते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड, उसी को तो हम लोग बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी ना। यस सर। अभी बात समझ में आया। अब Yes, देखो sir. सेकंड वाला केस जो तुम लोग बोल रहे हो, मान लो इस पे से H प्लस निकाले तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो देखो यहाँ पर CH3 क्या कर रहा है, उसको प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल बन रहा है, बात समझ रहे हो। और यहाँ पर क्या है, ये जो H प्लस यहाँ से निकल रहा है तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन कोई इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कम से कम नहीं है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। और इनकी बात करें आपस में, एक मिनट चैट में बोलना चाह रहा सर, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और 2 डिग्री कार्बोनाइन में कौन ज्यादा स्टेबल होता है। अरे सिंपल है भाई, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, साफ बात है। CH3 CH2 प्लस, ये यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट होगा ना, और इसमें हाइपर कंजुगेशन भी है क्या, जबकि CH3 CH2 में कार्बन आयन है ना ये, तो इसमें प्लस है, देखो ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन, अच्छा चार्ज की वजह से अनस्टेबिलिटी आती है, तो यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो ये क्या कर रहा है, CH2 उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो फाइनली ये इसको स्टेबल बना रहा है। ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, CH3 और भी उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये इसको अनस्टेबल ना बनाएगा यार, तो ये तो अनस्टेबल है 2 डिग्री कार्बन आयन, ठीक है। और कुछ पूछना चाह रहा तुम बोल के पूछ लो ना। अच्छा ओके सर लिख दिया। माइक काम नहीं कर रहा क्या, माइक भी यूज कर ले भाई। चलो ठीक है। हाँ तो इसी तरह हम लोग सोच सकते हैं, एक और सवाल इस पे देते हैं, काम करते हैं, बॉन्ड वगैरह का एक और सवाल देते हैं। देखते हैं प्रीवियस वाला कुछ सवाल। अगर कंपाउंड का स्टेबिलिटी का बात करें तब भी हम लोग यहाँ पर से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर जिस तरह से बॉन्ड एनर्जी का बात करेंगे उसी तरह कंपाउंड का स्टेबिलिटी, तुम लोग जान रहे हो कंपाउंड स्टेबिलिटी जो होगा वो मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसका होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ये सुन लो। तो अगर ऐसा है तो एक काम कर दिया जाए, तुम लोग जल्दी जल्दी, मैं चाहता हूँ कि ये लिखते के साथ ही तुम्हारे पास आंसर होना चाहिए। ये पहला कंपाउंड है ना, ये मैं यहाँ सवाल ही में दे रहा हूँ, ये मैं दूसरा सवाल, और ये तीसरा बताना इनमें ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, गो फॉर इट। तो सीधा हाइपर कंजुगेशन देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन देखेंगे, काम खत्म। 1 रिटर्न 2 रिटर्न 3। एग्जैक्टली इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गए, 3 3 6 और 4 10 ना, 10। इसमें 5 नहीं, 2 2 4 और 1 5, इसमें कितना 2 और 1 3। डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन को बोलते हैं ना अल्फा कार्बन, उसके जो हाइड्रोजन रहेंगे उसको अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। अच्छा नहीं सर। ओके ओके। अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, ज्यादा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका, अगर हम लोग बात करें वो देखने में, तो स्टेबिलिटी देखने में रेजोनेंस, उसके बाद हम लोग, हाँ मतलब स्टेबिलिटी अगर हम लोग देखते हैं, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव। एग्जैक्टली सबसे ज्यादा हम लोग वैल्यू किसको देखेंगे, रेजोनेंस के ना, जिसको कि तुम लोग मेसोमेरिक बोल रहे हो ना। उसके बाद सेकंड में हम लोग क्या देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि ये इसमें बॉन्ड टूटेगा तभी तो नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा। और सबसे लास्ट में इंडक्टिव, मतलब इंडक्टिव का वैल्यू एकदम यार बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो तुरंत से अब देखो, जैसे मान लो सवाल कई बार ये भी एक पूछा हुआ सवाल है, देखो मान लो ऐसा ऐसा दिया हुआ रहता है ये और ये ऐसा करके,
तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 1 या 2? ट्रिपल ई का सवाल है ये। 1 ज्यादा स्टेबल। वन लगभग ज्यादा, नहीं। वन वन ज्यादा, ज्यादा वन ज्यादा स्टेबल क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस है। रेजोनेंस हो रहा है। हाँ, जबकि इसमें हाइपर कंजुगेशन, ऑल्दो अल्फा हाइड्रोजन सब में 4 है ना। अगर किसी को अल्फा हाइड्रोजन कंपेयर करना है तो अल्फा हाइड्रोजन सब में 4 है, तो ऐसे तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है। उसी तरह एक और चीज अगर हम लोग बात करें इसमें, है ना, जैसे कि स्टेबिलिटी की बात करें इसमें, एक मिनट, मैं यहाँ पर सी एच 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 और यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। वहीं पर सी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डी। याद करो इंडक्टिव इफेक्ट में डी ज्यादा था, डी का वैल्यू ज्यादा था। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? जल्दी जल्दी, ये मोर स्टेबल, क्योंकि हमने देखा था प्लस प्लस आई में डी का वैल्यू ज्यादा था किसके, एच से। अब देखो इसी चीज को मैं बदल रहा हूँ, है ना, इसी चीज को मैं बदल रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल सवाल ये मैं दे रहा हूँ। ये सवाल ये है, CH3 मान लो CH3 कनेक्टेड है, CH3 कनेक्टेड है इससे, है ना, और यहाँ पर प्लस चार्ज। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CD3, CD3। अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? थोड़ा एक पल के लिए सोचो तो, ये पहला वाला ज्यादा स्टेबल है। क्यों पता है? क्योंकि देखो एक्चुअली ये हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी हम लोग देख रहे हैं ना। तो हाइपर कंजुगेशन में क्या, जैसे CH पहले टूटेगा तभी तो हाइपर कंजुगेशन आएगा। तो एक्चुअली CH बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड वीक है रिलेटिवली ना। तुम लोग आई थिंक कॉन्सेप्ट यही लगा है। और CD बॉन्ड रिलेटिवली क्या है, स्ट्रांग है। तो अगर ये स्ट्रांग बॉन्ड है तो यहाँ पर ये उतना अच्छा से टूटेगा नहीं, और उतना अच्छा से नहीं टूटेगा तो फिर वापस से नो बॉन्ड रेजोनेंस नहीं होगा। जबकि यहाँ पर मोर नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा ना, मोर नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा। क्लियर है? ओके। अगर मान लो तुम लोग ब्यूटीन की बात करते हो, है ना। सर अगर ट्रीटियम रहता तो और कम हो जाता क्या? ट्राइटियम अगर होता तो और कम हो जाता है, बिल्कुल, है ना, क्योंकि ये CD बॉन्ड पर डिपेंड करता है ना बच्चा। देखो एक्चुअली CD बॉन्ड टूटेगा पहले, तुम सोच लो, यहाँ पर डी, यहाँ पर जैसे मान लो CH2 प्लस मैं ऐसा लिख रहा हूँ, तो ये बॉन्ड पहले टूटेगा। तो बॉन्ड टूटेगा तभी तो ये यहाँ पर से नो बॉन्ड रेजोनेंस या फिर हाइपर कंजुगेशन करेगा। लेकिन ये बॉन्ड मान लो मजबूत होगा तब तो टूटेगा ही नहीं इतना आसानी से। बात समझ रहे हो? इज इट ओके और हाँ नॉट? सर। ओके यस सर। ओके 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 ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट बात होता है जैसे मान लो स्टेबिलिटी दिखाना होता है कई बार, तो ब्यूटीन, ब्यूटटूइन ना, ब्यूटटूइन मान लो ऐसे करके, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, सीधा फिगर बना के लिख दे रहा हूँ। ये मान लो CH3, ये सब तो तुम लोग जानते हो स्टेबिलिटी। इसको मान लो अरेंज करना है। ये फिरजे का पैकेज में भी ये वाला दिया हुआ था। C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3। सबसे ज्यादा स्टेबल इनमें से कौन है? ये 1 2 3। स्टेबिलिटी जल्दी बताओ, स्टेबिलिटी 2 सबसे ज्यादा स्टेबल है। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 2 अच्छा, सर। अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन देखो इसमें भी 6 हो गया, नहीं, अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी 6। दिक्कत तो यही है कि अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी 6 और अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी 6, सब में 6 6 अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो अगर सब में 6 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कंजुगेशन तो फिर डिसाइड नहीं कर पाया। फिर क्या डिसाइड करेगा? देखो यहाँ पर तुम लोग जान रहे हो ना, सर उसमें सर, स्टेरिक सर दूसरे रिपल्सन। वाले में तो 9 है ना? सेकंड वाले में 9 होगा अरे ना। यार रुको रुको, गड़बड़ कर सेकंड दिया वाले में मैंने, 9 है। गड़बड़ कर दिया मैंने। अब बताओ, मैंने वहां CH3 गलती से सर लिख दिया। अभी भी सेकंड सर, अभी भी सेकंड सर। सेकंड हाँ ही होगा सर। देखो, सबसे ज्यादा चांस स्टेबल बच्चा सेकंड नहीं होता है, थर्ड। ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, मतलब होता है 3, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ 2, उसके बाद होता है 1। अरे फिर जी का पैकेज का सवाल है रे ये, तो लोग पैकेज तो लगाए हो ना सब लोग। रीजन भी जानोगे क्या? मतलब किसी में डाउट सा हो रहा तो बोलो, वो मैं रीजन बता दूंगा बस। 3 पहले कैसा रहा बस वो। रीजन बता बता दीजिए। अच्छा देखो, जैसे मान लो यहाँ पर ये तो रीजन समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर क्या है, स्टेरिक स्टेरिक, हाँ स्टेरिक रिपल्सन ना, मतलब ये सिस फॉर्म है ना, ये इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? ट्रांस। स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन यहाँ पर भी होता है, ये लेंथ ज्यादा, तो स्टेरिक रिपल्सन मोर, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ स्टेरिक रिपल्सन लेस। अब देखो ये 3 वाला जो केस होता है ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है
अच्छा, मेन बात तो हम लोग जो देख रहे हैं ये सब का स्टेबिलिटी वो अल्फा हाइड्रोजन से देख रहे हैं, और अल्फा हाइड्रोजन हर किसी में 6 है। एक्चुअली ये जो केस है ना, इस केस में जरा ध्यान देना, यहाँ पर जब रेजोनेंस की बात करेंगे, नो बॉन्ड रेजोनेंस की, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस की बात करेंगे तो देखो केस क्या जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पर CH3 हो गया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CH2, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर CH2, ये H प्लस यहाँ से निकला, तो H प्लस निकलने के बाद जो सीन जाएगा वो क्या जाएगा देखना, ये CH2 नेगेटिव है ना, ये CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये इधर को गया और ये इधर को गया, तो ये यहाँ पर गया है ना। फाइनली जो रेजोनेंस आएगा, मेन रेजोनेंस में क्या आ जाएगा देखो, CH3, ये डबल बॉन्ड, ये CH2, और यहाँ पर CH2 नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान देना है इस पर, हम लोग इस पर ध्यान देंगे। अब देखो एक और मैं केस ले रहा हूँ, मैं क्या केस ले रहा हूँ उस चीज़ को देखना। इससे पहले जो हम लोग अभी बात कर रहे थे वो CH3 था, ये डबल बॉन्ड मान लो कैसा भी है, मान लो ट्रांसफॉर्म ही हमने ले लिया यार, ट्रांसफॉर्म CH3 है ना। तो इस CH3 के केस में मैं वापस से इसको वही लिख रहा हूँ, इसमें भी मैं हाइपर कंजुगेशन दिखा रहा हूँ। H प्लस यहाँ पर, अच्छा सबसे ज्यादा वैल्यू हाइपर कंजुगेशन का होता है, ये बात तो तुम लोग जानते हो ना, उसके बाद इंडक्टिव का होता है। तो यहाँ से H प्लस जब निकलेगा, H प्लस निकलेगा तो ये तो हो जाएगा ये CH2 माइनस, अब ये इधर को गया तो ये इधर को आएगा। नेक्स्ट जो तुम्हारा सवाल देखने को मिलेगा वो CH3, ये H, ये CH, और डबल बॉन्ड ये CH2, यहाँ पर CH2 माइनस। अब जरा इन दोनों में कंपेयर करो, इन दोनों में कंपेयर करो, नो बॉन्ड रेजोनेंस होने के बाद इसमें जो कार्बन आयन है और इसमें जो कार्बन आयन है कौन ज्यादा स्टेबल है? ये देखो तुम्हारा 1 डिग्री कार्बन आयन है ना, और ये क्या है 2 डिग्री कार्बन आयन है। तो 1 डिग्री कार्बन आयन जो है, तुम सोचो ये सारा ग्रुप क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको अनस्टेबल बना रहा है, इसको अनस्टेबल बनाने वाला दो ग्रुप है कंटिन्यू, तो कौन ज्यादा स्टेबल है? ये ज्यादा अनस्टेबल है ना, तो ये ज्यादा अनस्टेबल है तो ये तुरंत बनना नहीं चाहेगा, जबकि ये आसानी से बन जाएगा। बात समझ रहे हो? तो ये अगर आसानी से बन जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें मोर हाइपर कंजुगेशन, कॉन्जुगेशन, तो मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इसका स्टेबिलिटी भी मोर स्टेबिलिटी। बात समझ आया? यस और नो? यस सर, समझ गए। ओके ओके, कॉपी इट फास्ट। तो फर्स्ट वाले में कैसे हुआ फिर? फर्स्ट वाला तो इससे भी तो घटिया है यार, फर्स्ट वाला, ये वाला बोल रहे हो ना, स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया ना, ये इसमें भी तो वही 2 डिग्री बन जाएगा, देखो ध्यान से। सर तो थर्ड वाले में भी तो स्टेरिक हिंड्रेंस आ सकता था। हाँ थर्ड वाला, ये वाला बोल रहे हो? तो थर्ड वाले में हाँ, तो इसमें तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस जो है ये तो इंडक्टिव के कारण है ना, इंडक्टिव की वजह से ऐसा हो रहा है ना, तो जो सिग्मा बॉन्ड की वजह से हो रहा है ना। और यहाँ हाइपर कंजुगेशन है रेजोनेंस का फॉर्म में, तो हाइपर कंजुगेशन को ज्यादा प्रेफर करते हो या इंडक्टिव को ज्यादा प्रेफर करते हो? हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, तो थर्ड वाला डोमिनेट कर गया ना फिर तो। बात समझ गए? हाँ सर। नहीं समझे तो बोलो, मैं वापस से रिपीट कर दूंगा यार, समझा के दम लूंगा मैं, मतलब जबरदस्ती वाली बात नहीं है, जो फंडा है वो है। समझ गए। ओके, समझ। हाँ तो कॉपी कर लो एक बार, डन। सर नीचे की स्लाइड। ठीक है, हो गया तो बोलना। यस। ओके, अब नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे तुम लोग जानते हो जाइलिन, जाइलिन नाम सुने हो? जाइलिन किसको बोलते हैं? 2 CH3 होता है ना, हाँ सर। 2 CH3। अब देखो सवाल नेक्स्ट आता है, ये जाइलिन, जाइलिन इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्थो जाइलिन है ना। और तो हाँ, हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाजाइलिन। हाइड्रोजाइलिन। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैराजाइलिन। अगर मान लो इनमें स्टेबिलिटी बताना चाहे तो सबसे ज्यादा स्टेबल इनमें से कौन होगा? जैसे मान लो 1 2 3 है ना, मोस्ट स्टेबल, ये भी सवाल पूछा हुआ सवाल है, मोस्ट स्टेबल। तो मोस्ट स्टेबल होता है इसमें 312, मतलब 3 को सबसे ज्यादा स्टेबल बोल रहे हो? यस सर। नहीं रे बच्चा, मेटाजाइलिन ना, मेटाजाइलिन इज मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल।
वापस तुम जो देख रहे हो, तुम वो क्या कौन सा इफेक्ट देख रहे हो, मुझे लग रहा है तुम इंडक्टिव देख रहे हो, है ना। अब हम लोग बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन का, क्योंकि CS3 वाला जो केस आएगा ये तो हाइपर कंजुगेशन वाला केस होगा, हाइपर कंजुगेशन ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। अब जरा ध्यान से सोचो, अगर मान लो यहाँ पर CS3 है मेरे बच्चे, अब मान लो यहाँ पर CS3 है, तो CS3 एक H अगर हट गया, एक हाइड्रोजन अगर हटा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, समझना। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जाएगा तो उससे फर्क क्या आया, देखो तुम लोग फिगर बनाओगे तो तुरंत तुम लोगों को नजर आएगा। मेरे से पहले तुम लोग फिगर बना लो तो देखते हैं। CS2 पर ये नेगेटिव चार्ज, ये इधर को गया, ये यहाँ पर, है ना, देखना ये इधर को गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड CS2। कुल मिला जुला के बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज जाएगा ना, तो नेगेटिव चार्ज देखो इस CS3 के जस्ट नीचे चला गया, तो तुम लोग को पता है ना, यहाँ पर जस्ट नीचे अगर चला जाएगा तो वो अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज क्या, डन डन। तो तुम ऑर्थो में डालो या पैरा में डालो, उसका हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की वजह से वहां पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। जबकि तुम अगर मेटा में डालोगे, मेटा में डालने पर ये फर्क तुमको दिखेगा कि इसके जस्ट नीचे वाला जो पोजीशन है ना, हमेशा याद रखना, कोई भी ग्रुप रहता है उसके जस्ट नीचे वाला पोजीशन, यहाँ पर अगर चार्ज है तो उसको इफेक्ट करेगा, इस कार्बन को इफेक्ट करेगा। अगर मान लो इस पोजीशन पे चार्ज है, उससे दूर वाले पोजीशन पे चार्ज है, तो उसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा उससे। जैसे मान लो अभी अगर मैं मेटाजाइलिन की बात करूं, मेटाजाइलिन जैसे मान लो ये CH2 और H, यहाँ से एक H प्लस निकला है ना, H प्लस निकलने के बाद तुम्हारा ये जो सीन जाएगा CH2 पर माइनस चार्ज, और मान लो ये यहाँ पर CH3 होगा, देखो ये नेगेटिव चार्ज इधर को, ये यहाँ पर, है ना, तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, है ना, यहाँ पर CH3। अब देखो ध्यान से, ये इधर आएगा, फिर यहाँ पर इस पोजीशन पे चार्ज क्रिएट ही नहीं हो पा रहा, देख रहे हो, तो इस पोजीशन पर अगर चार्ज क्रिएट नहीं हो पाएगा ना, तो याद रखना उसका इफेक्ट वहां पर आएगा नहीं। वो सबसे, जिस कोई ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग है, तो उसका ये वाला पोजीशन पे जो चार्ज क्रिएट है उसी पे डिफाइन होता है कि फाइनली वो कितना स्टेबल है या कितना स्टेबल नहीं है। यहाँ पर CH2, अब देखो ये वापस से ये करोगे तो घूम जाएगा, ये यहाँ घूमता रहेगा, ये थ्रू आउट घूमता रहेगा, तो फाइनली वहां पर चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है, जहां पर की वजह से अनस्टेबिलिटी हो रही है कंपाउंड में। तो मेटाजाइलिन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है ना, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ जाइलिन। डन। रीजन क्या बोलोगे, बिकॉज ऑफ स्टेबल हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स, है ना, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स इसके रीजन है ना, बिकॉज ऑफ स्टेबल हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स। डन। यस सर। ओके, नेक्स्ट सवाल हाइपर कंजुगेशन से ही मान लो उसका एप्लीकेशन आता है तुम्हारा EF, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो हम लोग बोलते हैं ना। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है, यहाँ पर कौन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ना, अटैकिंग रीजेंट कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल ना। इलेक्ट्रोफाइल क्या देख के आएगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना, इलेक्ट्रोफाइल। तो जैसे सवाल इस पे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज having more अच्छा मोर नहीं लिखना, अरेंज करने के लिए लिख देते हैं ना, अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज, अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज with the attack of इलेक्ट्रोफाइल, है ना। अटैक इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा उसके अकॉर्डिंगली अरेंज करना है। मान लो तो पहला जैसे मान लो ले लिया तुमने CH3, है ना, पहला। दूसरा तुमने ले लिया मान लो ऐसे करके, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इथाइल CH2 CH3, है ना। फिर मान लो तुमने ले लिया तुम लोग जानते हो ना एक बात की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा होगा रिंग में, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक उतना ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को फाइनली चाहिए यार
क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, उसको जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होगा। मान लो 1 2 3 4 3 4 5 एबिलिटी, सबसे ज्यादा एबिलिटी किस पे होगा अटैक करने का? जल्दी दिखना जरा, तुरंत सर से। 4 पे। 4 पे सर। अरे यार तुम लोग हर चीज गड़बड़ कर रहे हो, ये बेसिक बेसिक सा चीज है, ये भी पूछा हुआ सवाल है। 4 पे तुम लोग क्या मतलब इंडक्टिव इफेक्ट देख लिया ना, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट मैं बोल रहा हूँ, ये हाइपर कंजुगेशन का प्रॉब्लम करा रहा हूँ। ज्यादा वैल्यू किसका, हाइपर कंजुगेशन का कि इंडक्टिव का बच्चा? हाइपर 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 कंजुगेशन। कंजुगेशन का। इसमें तो देखो एक भी हाइपर कंजुगेशन ही नहीं है। अच्छा तुम लोग का जैसे CH3 का इफेक्ट बताना होता है, तो CH3 का इफेक्ट क्या बताते हो? क्या बताते हो? मतलब CH3 की वजह से ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता समझ। है, क्यों? क्योंकि H प्लस यहाँ से जाता है ना यार, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये H, तो एक्चुअली प्लस H इफेक्ट होता है। प्लस H इफेक्ट ज्यादा वैल्यूबल होता है ना यार। एक H प्लस गया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इधर गया, तो फिर ये हाइपर कंजुगेशन के थ्रू ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे बढ़ाता है। इंडक्टिव का क्या वैल्यू है हाइपर कंजुगेशन के रेस्पेक्ट में? कुछ नहीं, यही होता है ना। अब देखो सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन किस में है? 1। वन। बात बात समझ आया? तो सबसे ज्यादा एबिलिटी किस पे अटैक करने का होगा? 1 पे। तो अटैकिंग एबिलिटी कहाँ पर? अटैकिंग एबिलिटी अगर बोले सबसे ज्यादा किस में? 1 पे ना। वन। उसके बाद जल्दी जल्दी बताते जाओ। 2 पे। 2 पे, 2 उसके पे। बाद 3। 3, उसके बाद 5। 5। कहाँ, उस पर तो एक भी 5। नहीं है, कम से कम इंडक्टिव तो है इसमें, इंडक्टिव से तो बढ़ा रहा 4, और उसके बाद 5 क्या? अच्छा। क्या इंडक्टिव हाँ काउंट करने लायक है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन के सामने उसका कोई वैल्यू नहीं है। बात समझ गए? सर यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस को नहीं देखेंगे, सिर्फ अरे बाबा, हाइपर। ठीक है यार, मतलब ठीक है, वो पैरा पे तो अटैक कर ही सकता है यार। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ी अपोजिट साइड है, कोई नहीं है, अटैक तो नहीं कर सकता ना। मान लो तुम इस पोजीशन को बोल रहे हो स्टेरिक हिंड्रेंस ना, इस पोजीशन को बोल सकते हो, इस पोजीशन में स्टेरिक हिंड्रेंस, पैरा पोजीशन तो खाली पड़ा है यार, वहां पर तो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, वो उधर तो अटैक कर ही सकता है। डन ना? यस सर। ओके। अच्छा एक बात तुम लोग जानते होगे, जैसे मान लो यहाँ पर कार्बोकेटाइन वगैरह बात कर रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन इस तरह से हो रहा है, लेकिन एराइल और विनाइल कार्बोकेटाइन का बात करें तो, कार्बोकेटाइन या फिर फ्री रेडिकल का बात करें तो वो अनस्टेबल होता है ना। एराइल और विनाइल कार्बोकेटाइन वाला बात करेंगे। एराइल मतलब कि कहने का मतलब मेरा ये है, ये वाला कार्बोकेटाइन, और विनाइल तो जानते हो कौन सा बोलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड टू CH, क्या यही होगा विनाइल कार्बोकेटाइन क्या? तो ये अनस्टेबल होगा ना बाकी 1 डिग्री के रेस्पेक्ट में, यस सर। है ना। एराइल एंड विनाइल कार्बोकेटाइन आर अनस्टेबल, है ना। क्यों अनस्टेबल होगा बताना? क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताना, sp2। अगर मान लो sp2 वाला है, मान लो कहीं पर CH3 है ना, ये सॉरी sp2 नहीं, अब ये क्या बन गया, ये तो sp2 में ही रहेगा, ये क्या बन गया देखो तो, ये तो और sp बन जाएगा क्या? यस। तो sp मतलब s कैरेक्टर ज्यादा हो गया ना, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो गया और उस पर तुम क्या कर रहे हो, पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो, तो उसको बर्दाश्त होगा बताओ जरा? नहीं। अरे यार इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कर रहे हो तो उस पर वो तो चाहेगा ना कि उस पर नेगेटिव चार्ज दोगे तब ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव पर तुम पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो वो अनस्टेबल सा होगा ना। अब देख सिंपल सिंपल सवाल कर, एकदम सिंपल सवाल, तुम एक बात बता, केवल दो दो चीज पे मैं बताऊंगा कि इसका स्टेबिलिटी किसका होगा, 1 और 2, दो ही चीज मैं कंपेयर करने को दूंगा। चलो ये मैं दे दिया 1, ये मैंने दे दिया 2, कौन ज्यादा स्टेबल, 1 या 2? सर 2। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। नो उसी सर। तरह मान लो नेगेटिव चार्ज इसमें फिनाइल मतलब बेंजीन वाला में रहेगा और इसमें नेगेटिव चार्ज, कौन ज्यादा स्टेबल है? इसमें तुम लोगों ने बोल दिया 2 ज्यादा स्टेबल है, इन दोनों में, 1। इन दोनों में 1 ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्या नेगेटिव चार्ज फाइनली दे दिए तो। अच्छा अगर फ्री रेडिकल की बात करोगे तो, फ्री रेडिकल की बात करोगे तो
तो 2 ज्यादा टू स्टेबल है। टू ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा क्या, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी। किसी को दिक्कत है तो बोलो, नहीं नहीं है ना। CH2 डबल बॉन्ड, मान लो ऐसा दे दिया CH, ये चीज मान लो मैं रिंग छोड़ के ओपन चेन की बात करूं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ना, वहीं पर मैं ऐसा बात बोलूं, अरे मैं दे ही दिया यार, CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, कौन ज्यादा स्टेबल, सेकंड वाला। 1 कोई दिक्कत नहीं। 1 सेकंड, हाँ सेकंड। अगर मैं इसकी बात करूं तो ज्यादा स्टेबल। कोई दिक्कत नहीं है, देखो डायरेक्ट डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब बॉन्ड एनर्जी, CH बॉन्ड एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर CH बॉन्ड एनर्जी जो है, अब मान लो एक्चुअली वो तो मैंने एक दिखा दिया था जहां पर कि C और S जो टूटता था वो हेट्रोलिटिक फिजन के लिए। अब अगर CH बॉन्ड एनर्जी की बात करें फॉर होमोलिटिक फिजन ना, फॉर होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन है ना, CH बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी है ना, CH बॉन्ड एनर्जी होमोलिटिक फिजन के लिए। अब देखना एक बात वापस से वहां पर जो हम लोग किए थे उसी टाइप से समझ लेना कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बॉन्ड को क्लीव कर लेंगे और बॉन्ड को क्लीव करने के बाद देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है। अगर प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा, अगर ये स्टेबल होगा, इसका मतलब यहाँ पर CH बहुत आसानी से टूट गया। अगर ये आसानी से टूट गया मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल बोलो ना, अगर नॉर्मली बोलना चाहें तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल जो होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना बॉन्ड एनर्जी के, क्या बोलते हो। देखो फेवरेट पार्ट ये भी, यस और नो, ये अगर नहीं समझ पा रहे हो तो बोलो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ में आ रहा, बहुत बढ़िया। अब देख जो भी नहीं समझ आएगा ना तुरंत से बोलने का, मैं बोल रहा हूँ। देखो जैसे यहाँ पर एक नॉर्मल सा मैं ले रहा हूँ, देखो यहाँ पर CH3 CH2 और H मैं ऐसे लिख रहा हूँ है ना बच्चा। तो अगर मान लो इसको होमोलिटिक फिजन कराया तो होमोलिटिक फिजन कराने में क्या बनेगा देखना, ये CH3 बनेगा, ये CH2 ये फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन में यहाँ ये फ्री रेडिकल, एग्री, चलेगा। ओके। अच्छा ये नेक्स्ट नेक्स्ट देखना, ये मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ये मैं CH4 लिख रहा हूँ है ना, CH4 का मतलब मैं ऐसा लिख रहा हूँ CH3 और यहाँ पर H मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ये बनेगा CH3 फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन में फ्री रेडिकल, एग्री। अब सुनो मेरा ये कहना है कि प्रोडक्ट ये वाला ज्यादा स्टेबल है या ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, देखना ऊपर जरा। वाला है। ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल है, तो किसमें प्रोडक्ट बनने का चांस ज्यादा, ऊपर वाला में। ये मतलब पहला वाला मैं बोल रहा हूं आसानी से, आसानी से बन जाएगा, क्या बोल रहे हो। ये अगर आसानी से बन जाएगा मतलब हमें ज्यादा एनर्जी नहीं लगाना पड़ेगा इसको निकालने के लिए, तो समझ। आसानी से बन जाएगा तो हमें ज्यादा एनर्जी नहीं लगाना पड़ेगा, और हमें ज्यादा एनर्जी नहीं लगाना पड़ेगा तो ये बॉन्ड कमजोर है ना, ये वीक हुआ ना, इसीलिए तो हमें ज्यादा एनर्जी नहीं लगाना पड़ रहा। बात समझे अभी, ये तरफ अब समझ गए, ओके ठीक। अब दो चीज में मैं कंपेयर करने दूंगा, अब तुम लोग बताना उसके बाद। चल जल्दी से यही वाला ले ले, ये मान लो एक ये वाला हाइड्रोजन है ना, और एक हाइड्रोजन मैंने ऐसे ले लिया, एक हाइड्रोजन मैंने ऐसे ले लिया, बताओ। सेकंड वाला ज्यादा होगा स्टेबल। इसमें बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड सर एनर्जी फर्स्ट का मान लो बॉन्ड ये एनर्जी बॉन्ड ज्यादा एनर्जी होगा। ए है, ये बॉन्ड एनर्जी बी है, फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा सर, फर्स्ट पक्का वाले ना, का ज्यादा। हाँ तुरंत मैं लिख रहा हूँ बॉन्ड एनर्जी, तभी जो मैं समझाया था बॉन्ड एनर्जी ए का ज्यादा होगा बी से, क्योंकि सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, फ्री रेडिकल मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस आ जा रहा होगा, तुमको समझ में आ रहा होगा ये बात। अब देखो अब जेई का सवाल सीधे करो,
अरे यार नीचे आ ही नहीं रहा यार। सीधे जेई का सवाल है, एकदम पूरा ध्यान से करना। एकदम कितना देखो लुल सवाल पूछा गया है ना। ये एच यहाँ पर लिख दिया है, एच यहाँ पर लिख दिया है एच, ठीक है। इसमें लिख दिया था H1, इसमें लिख दिया था H2, इसमें लिख दिया था H3, ठीक है। अब पूछा है बॉन्ड एनर्जी H1 H2 H3 में बॉन्ड एनर्जी। ये मैं ऑप्शन भी नहीं दे रहा हूँ, चलो जल्दी लगाओ, तो ध्यान से लगाओ, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया तुरंत से खत्म करो और इसको। सबसे ज्यादा H1 का होगा, फिर Bond H3 और उसके बाद H2। क्या सबको क्लियर है? यस सर। H1 H3 H2 H1 उसके बाद H3 उसके बाद H2। उसके बाद देखो कितना आसानी से लग गया ना, यही सवाल था। करेक्ट, ओके। एक और सवाल कर लिया जाए। ये सवाल तो बहुत आसान है, मतलब उसके सामने तो ये लुल सवाल है जो तुम लोग अभी किए उसके सामने। CH2 ये H, यही सब पूछते हैं। ये लिख दिया है इसमें H1, ये लिख दिया है H2। बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा? H2 का सर। H2 का बॉन्ड H2 का है। ज्यादा है। H2 का ज्यादा है H1 से, एग्री? नेक्स्ट। यस यस सर। सर। अब सुनो, एक और सवाल मैं दे रहा हूँ, ये ध्यान देना। CH2 एकदम इसमें मुझे गलत नहीं चाहिए। CH यहाँ डबल बॉन्ड में दूं, यहाँ CH, यहाँ पर फिर मैं मान लो CH2, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ H1, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ H2, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ H3, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ H4। बताया जाए जल्दी से। सर H2 पॉसिबल ही नहीं है सर, 5 बॉन्ड बन जाएंगे कार्बन के। तो वो कहाँ पर ज्यादा कर दिया क्या? कौन से पॉसिबल नहीं है? H2 सर, H2। अरे H2 H2 नंबर है रे बाबा। अच्छा। H2 1 2 3 4, तुम तो इसमें मतलब H3 इसमें 4 का हाइड्रोजन लगा दिए क्या तुम यार, बोलते बदमाश है। 4 हाइड्रोजन कैसे लगा सकते हैं यार, समझना। ये CH2 ये H2, तो H1 H2 में बताना है, जल्दी जल्दी। सर H2 ग्रेटर देन H3 H2 ग्रेटर का देन H2 ग्रेटर ग्रेटर देन देन H1 नहीं होगा। यार, गड़बड़ कर रहा, गड़बड़ कर रहा। जल्दी जल्दी जल्दी, कॉन्सेप्ट एक ही है, एक ही कॉन्सेप्ट है, वही यूज करना है। दो मैं ढंग का सवाल दिया बॉन्ड एनर्जी में, एडवांस लाइफ का। अब तुम उसमें भी लगाओ जल्दी, तब तो बात बने। ऐसे कैसे बात बनेगा? वापस से एक और H2 H4 H2 H2 H4 H2 सर H1 इक्वल देखो टू तुम, H3 और फिर H तुम्हारा GMP का एक सवाल मैं दे रहा हूँ। H1 H2 H3 H4 H5, नहीं नहीं ऐसे ही है क्या? हाँ यही। ओके हाँ, इसमें क्या बोल रहे थे जल्दी बताओ। सर H2 H3 और फिर H2, H1 इक्वल टू अरे H2। नहीं यार, गड़बड़ कर दी फिर से, सर गड़बड़। H2 H4 H1 H3 H4 H1 H1 H। H3। अब जरा ध्यान से देखो, ये बंदा बिल्कुल सही बोल दिया यार, यही जाना चाहिए ना। देख लेना हाँ सर। बच्चा, जरा ध्यान दे। ये H3 के बारे में ध्यान दे। ये H3 जो है रेजोनेंस में है, ये यहाँ जाएगा तो देखो फ्री रेडिकल यहाँ बन जाएगा। ये रेजोनेंस भी है और इधर हाइपर कंजुगेशन भी है, तो जीत गया ना। H2 तो सबसे आसानी से टूटेगा, H2 तुम लोग आराम से बोल दिए। सॉरी, H3 सबसे आसानी से टूटेगा, तो तुम लोग सबसे कम हो गया है ना। उसके बाद H1 पे देखो, H1 पर भी तुम्हारा देखो रेजोनेंस नजर आ रहा है, ये जैसे ही टूटेगा यहाँ पर रेजोनेंस आ जाएगा H1 पे। H4 क्या हो जाएगा? H4 पे केवल हाइपर कंजुगेशन इधर नजर आया नहीं, H4 पे हाइपर कंजुगेशन, 2 हाइपर कंजुगेशन दिखेगा। लेकिन H2 जो है, ये H2 समझ रहे हो, ये बिनाइलिक कार्बन पे यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, तो ऑलरेडी यार ये sp2 हाइब्रिडाइज थे, इसको कितना तकलीफ हो जाएगा। बात नहीं समझ पा रहे हो क्या? सिंपल सा बात है। चलो ये बनाओ, तो GMP वाला सवाल है ये सवाल खत्म करो और हम लोग इसके बाद आगे मूव करेंगे। बॉन्ड एनर्जी, ये भी बॉन्ड एनर्जी के अकॉर्डिंगली अरेंज था।
जल्दी जल्दी बोलो बोलो बोलो। गो फॉर इट, गो फॉर इट। बॉन्ड एनर्जी। मैं चाहता हूं तुम लोग अपना करो यार, अपना करो। अगर मैच करना हो तो बताओ, या फिर नहीं तो नहीं, सीधा। नहीं तो HW कर लो। बना लिए? देखो मैच कर रहा मेरे से। सर H1 इक्वल टू H5 क्यों नहीं होगा? H1 इक्वल टू H5। H1 का देखना हाइपर कंजुगेशन कितना सारा है, एक हो ना। H5 का हाइपर कंजुगेशन देखो कितना सारा है, देख रहे हो। H1 में क्या है, केवल केवल हाइपर कंजुगेशन है ना, वो भी एक हाइपर कंजुगेशन है, देख रहे हो। बात समझा? हाँ समझ हाँ क्लियर है? समझे सर। ओके ओके। नेक्स्ट, अगर स्टेबिलिटी की बात होती है, हमेशा एक चीज और याद रखना, जैसे मान लो इसी में हाइपर कंजुगेशन की बात होती है, जैसे CH3, मैं ऐसे बोल दूं CH3CH, डबल बॉन्ड CH। ये देखना तुम लोग, अगर नहीं हो पाया, अच्छा कितने लोगों का मैच किया, कितने लोगों का मैच किया, देखूं मैं जरा। रेज हैंड्स, रेज हैंड्स, रेज हैंड्स। मेरे से कितने लोगों का मैच किया, बनाए नहीं। मेरे से कितने लोगों का मैच किया? आकांक्षा बनाई ही नहीं। सर अंजलि, इसमें साइक्लिक वाले में दिक्कत हो रहा है। किसमें? सर समझ में ही नहीं साइक्लिक आ वाले रहा में कैसे दिक्कत हो होगा। रहा है। हाँ तो तुम लोग बोलोगे भी नहीं दिक्कत हो रहा है तो। मैं बोला थोड़ा फास्ट चलूंगा, धीरे धीरे। अब जब मैं स्लो चल रहा था तो स्लो में दिक्कत, फास्ट में दिक्कत। अब जरा ध्यान से देख, साइक्लिक वाला में किसमें दिक्कत हो रहा, बोलो। इसमें सर हाँ सर इसमें क्या हाँ ये स्टेबिलिटी H2 कैसे हो रहा है, मतलब दोनों में दिक्कत है, उसके ऊपर भी और इसमें भी। अच्छा तो सुनो, ये वाला तुम लोग खुद करना HW पे, ये GMP पे ऑलरेडी दिया हुआ है तुम्हारा ना। अब देखो ये इसके ऊपर वाला, तुम लोग बताओ सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी को कौन बताता है? रेजोनेंस में रे। रेजोनेंस, ये उसके बाद कौन? हाइपर हाइपर कंडक्टिव, कंजुगेशन, उसके बाद कौन? इंडक्टिव। 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 अब जरा ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ से H3 टूटा और यहाँ से H1 टूटा, तो H3 टूटा तो यहाँ पर फ्री रेडिकल, मानते हो? देखना जरा ध्यान से, यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा। अब देखो ये फ्री रेडिकल क्या रेजोनेंस में है ना? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल है ना रेजोनेंस में। कंडीशन तो मैंने बताया था, वो जो 11-12 कंडीशन बताया था तो उसमें। अब देखो उसके बाद देखो यहाँ पर ये हाइपर कंजुगेशन में भी है, मानते हो? यस। तो यहाँ पर मतलब ये तो स्टेबल, ये H3 अगर टूटा तब तो ये स्टेबल चीज बन गया ना। तो स्टेबल चीज अगर बन गया तो बता, बॉन्ड एनर्जी इसका मतलब कम रहा होगा, तब तो आसानी से टूट गया। कोई स्टेबल चीज बनने में ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस थोड़ी आ रहा होगा, वो तो खुद बनना चाह रहा होगा स्टेबल। क्या बोलते हो? यस। मतलब एक चीज सुन लो, कहीं भी सीधा सा बात है, बॉन्ड ब्रेक करोगे, है ना, बॉन्ड ब्रेक करोगे तो वहां एनर्जी लगेगा, और बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी लगेगा मतलब पहला ये जो कंपाउंड है इसके रेस्पेक्टिवली जो फ्री रेडिकल है वो तो अनस्टेबल होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं उतना ज्यादा अनस्टेबल नहीं होगा, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी है, क्योंकि वो रेजोनेंस की वजह से भी स्टेबिलिटी गेन कर रहा है और हाइपर कंजुगेशन की वजह से भी स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। बात समझ रहे हो? तो आसानी से ये एक बॉन्ड टूट जाएगा। कौन वाला? H3 वाला बॉन्ड बहुत आसानी से टूटेगा। बात समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। और S3 वाला बॉन्ड अगर बहुत आसानी से टूटेगा, इसका मतलब उसका बॉन्ड एनर्जी कम है, तभी तो हम लोग बोल रहे हैं बॉन्ड आसानी से टूट रहा है S3 वाला। हाँ सर। अभी क्लियर है? तो S3 वाला ये होगा। अच्छा उसी तरह देखो ये वाला भी रेजोनेंस में है, H1 वाला, देख रहे हो? यस सर। लेकिन इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं है, तो केवल केवल रेजोनेंस है। इसमें देखो इन दोनों में रेजोनेंस, मतलब S3 में रेजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन था, इसमें केवल और केवल रेजोनेंस है। उसी तरह देखो H4 में हाइपर कंजुगेशन, देखो ये अगर यहाँ पर फ्री रेडिकल होगा तो यहाँ पर देखो हाइपर कंजुगेशन होगा, 2 हाइपर कंजुगेशन होगा। और जबकि H2 में ध्यान दो, इसमें क्या है, H2 वाला में ध्यान देना, इसमें S कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें तो S कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, बिनाइलिक पोजीशन पे हो गया, समझ रहे हो? बिनाइलिक पोजीशन पे तो अनस्टेबल होगा ना। क्या क्लियर होता है?
हाँ सर। ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा तो सबसे अनस्टेबल होगा। कोई अनस्टेबल बनना चाहेगा, बताओ जरा? नो सर। नहीं बनना चाहेगा, तो यही वाला कंडीशन जाएगा। ये कर लिए, और ये वाला वही है जो मैंने ये बताया, ये सेम वही है, ये कोई अलग नहीं है। देखो डबल बॉन्ड कहाँ पर देखना है और कहाँ पर फ्री रेडिकल की वजह से देखना है, ये सारा का सारा केस सेम ही, कोई अलग केस नहीं है। डन। हाँ सर। तो तुम लोग ये HW पे कर लोगे? हाँ सर। हाँ सर। ये HW पे कर लोगे, फिगर बना लो बस, है ना? हाँ सर। अब मैं नेक्स्ट बात बता रहा हूँ। देखो अगर मान लो मैं एक कॉन्जुगेटेड डाइन बना रहा हूँ, कॉन्जुगेटेड डाइन कहने का मतलब है CH डबल बॉन्ड CH2, ये पहला। दूसरा, यार तुम लोग है ना रिप्लाई करते रहना। देखो इससे पहले भी मान लो अगर कुछ चीज नहीं समझे तो अभी तो समझ के जाएंगे ना, सारा जेई में ऐसे थोड़ी बैठ जाएंगे, फिर क्या फायदा बढ़िया से करने का। CH डबल बॉन्ड CH2, अब मैं पूरा करता हूँ। ये CH, इसके 4 बॉन्ड पूरा हो गया, इसमें CH2 लिख देते हैं क्या, इसके 4 बॉन्ड पूरा हो जाएगा। 1 2 2 कंपाउंड, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेटेड डाइन, कॉन्जुगेटेड डाइन, DIEN। इसको हम लोग बोलेंगे आइसोलेटेड डाइन, डाइन, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट थर्ड वाला केस, थर्ड वाला केस मैं लिख रहा हूँ CH CH2, ऐसे में मजा नहीं आएगा उतना, इसमें लिखो CH2, ऐसे लिखो H2C डबल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड CH, इसके बाद CH2 CH3, ऐसा। इसको बोलेंगे क्यूमुलेटिव डाइन, क्यूमुलेटिव डाइन, है ना। हर केस वाला ये, इन तीनों का अगर स्टेबिलिटी का बात किया जाए तो देखो क्या होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर, अच्छा कुछ चैट में आया है, देख लिया जाए चैट में क्या आया है। सर नो, अनुमेश क्या बोल रहे हो? अनुमेश सर बहुत पहले ही भेजे थे सर। अच्छा बहुत पहले ही भेजा था, क्या चीज में नो भेजा था? सर पूछे थे ना माइक काम कर रहा है कि नहीं उस टाइम। ओह अच्छा अच्छा, ओके ओके। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इनका बताया जाए जल्दी से। अब देखो यार यहाँ पर तुमको रेजोनेंस, रेजोनेंस नजर आ रहा है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं? यस हाँ हाँ, इसमें क्या है देखो, इसमें रेजोनेंस नहीं है लेकिन हाइपर कंजुगेशन है यहाँ पर, है ना। यस यहाँ पर ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है क्यूमुलेटिव डाइन। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमेशा एक बात याद रखना, सबसे ज्यादा किसका होता है? कॉन्जुगेटेड का। कॉन्जुगेटेड, सवाल उसमें सीधा यही पूछा था, कॉन्जुगेटेड का मैं एग्जांपल देके बता दिया। फिर आइसोलेटेड का, उसके बाद सबसे कम किसका होता है? क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव। और इससे ज्यादा इवन मतलब 2 पाई बॉन्ड का अगर कर तो मैं अल्काइन का भी मैं बता दूं कि ये अल्काइन से भी ज्यादा अनस्टेबल होता है। जैसे एक हो गया कि अल्काइन हो गया, तो अल्काइन का ज्यादा स्टेबल होता है ना। अब नेक्स्ट अगर मान लो इस तरह से रिंग वगैरह की बात होगी, रिंग में सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होता है बताना? साइक्लोप्रोपेन, इससे ज्यादा स्टेबल साइक्लोब्यूटेन, इससे ज्यादा स्टेबल साइक्लोपेंटेन, इससे ज्यादा स्टेबल साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन से ज्यादा स्टेबल, साइक्लोहेक्सेन ही सबसे ज्यादा स्टेबल, किससे ज्यादा होगा? साइक्लोहेप्टेन। हाँ तो साइकिल ये 6 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना, चीयर फॉर्म इसका हाँ होता है। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग ऐसे कंफर्मेशन में देखेंगे। इसका रीजन क्या होता है? एंगल स्ट्रेंथ। एग्जैक्टली, केवल एंगल स्ट्रेन होता है क्या? एंगल स्ट्रेन मेन चीज है ना, बेयर्स एंगल स्ट्रेन में तुम लोग जानते होंगे। ये होना चाहिए था sp3, नहीं होना चाहिए था sp3, मतलब 109 डिग्री एंड 20 मिनट होना चाहिए, लेकिन होना पड़ता है 60। मतलब वो अपने आप में कितना स्ट्रेन पैदा किया होगा सोचो। बिल्कुल सही बात बोले तुम लोगों ने, एंगल स्ट्रेन होगा, लेकिन टॉर्सनल स्ट्रेन भी तो होता है कि नहीं होता है? यस हाँ, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये, क्यों? क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन कितना होता है? साइक्लोहेक्सेन चीयर फॉर्म में एक भी नहीं होता, 0 एंगल स्ट्रेन, पता है? यस सर बता। 0 एंगल स्ट्रेन मतलब इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री एंड 28 मिनट, एग्जैक्टली इतना ही होता है। तो इसमें एंगल स्ट्रेन होगा ही कहाँ?
नहीं होगा ना? यस और नो? यस। ओके, अब एक बात नेक्स्ट, अभी तुम लोग का जो ये अनस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी में जो डिफरेंस हो रहा था, ये तुम लोग इससे समझ जाओगे। मैं एक टर्म पढ़ाने जा रहा हूँ तुम लोग को, HOH। HOH बोले तो हीट हीट ऑफ ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, अच्छा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है? जी है। ये क्या हो गया, कुछ कुछ मिट जा रहा है यार साथ में। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। अरे नहीं बच्चा, हमेशा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक सर। एक्सोथर्मिक होगा। क्यों एक्सोथर्मिक होगा? हमेशा एक बात याद रखना, देखो यहाँ पर जो है टूट कौन रहा है, पाई बॉन्ड, और बन क्या रहा है, सिग्मा बॉन्ड। ओवरलैपिंग किस में ज्यादा होता है, सिग्मा बॉन्ड की पाई बॉन्ड में? पाई बॉन्ड। हाई बॉन्ड। मार खाएगा। पाई बॉन्ड में ज्यादा ओवरलैपिंग होता है सिग्मा बॉन्ड से? नो सर, सिग्मा में ज्यादा। सिग्मा बॉन्ड में ज्यादा ओवरलैपिंग होता है ना यार। पाई बॉन्ड में लेटरल ओवरलैपिंग हो रहा है, उसमें कहाँ ही ज्यादा होगा, बेचारा कम होगा उसमें। तो लिखो, इस बात को लिख लो, अगर इसमें दिक्कत है तो इस बात को लिख लो। हाइड्रोजिनेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, because the formation of sigma bond and cleavage of pi bond। ये मोर स्टेबल होता है ना यार, ये ज्यादा स्टेबल होता है तो एनर्जी हो, है ना? फॉर्मेशन ऑफ, क्योंकि फॉर्मेशन किसका होगा, सिग्मा बॉन्ड, इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है सिग्मा बॉन्ड का। एंड क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का इसमें क्लीवेज होता है। ठीक है, डन। यस। अब देखो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हम लोग कैसे सोचते हैं, कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, एक पल के लिए जरा सोचना। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एनर्जी, ये एनर्जी डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर मैं मान लो कोई भी मॉलिक्यूल में लिखना चाह रहा हूँ, अब जरा ध्यान देना, एनर्जी डायग्राम, एनर्जी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऐसे, मान लो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मान लो पहला मॉलिक्यूल है। एक और मॉलिक्यूल मैं ऐसे लिख रहा हूँ, क्या लिख दूँ, CH3 ट्रांसफॉर्म। एक और मॉलिक्यूल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखना, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सिस फॉर्म वाला। अरे यार, सिस फॉर्म वाला का एनर्जी ज्यादा में होगा, H, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ट्रांसफॉर्म वाला। अच्छा एक बात बताओ, ये देखो एनर्जी के अकॉर्डिंगली क्या मैंने तीनों को सही लिखा है, पहला दूसरा और तीसरा, तीन मॉलिक्यूल मैंने बनाया है। सबसे कम एनर्जी इसका होगा, स्टेरिक रिपल्सन देखो इसका सबसे कम। अच्छा अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितना है, देखना, अल्फा हाइड्रोजन इसमें है 2, इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन 6 है, तो रिलेटिवली तुमको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर स्टेरिक रिपल्सन होगा, तो ये थोड़ा ज्यादा अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल चीज का एनर्जी ज्यादा होता है, तो इसका एनर्जी मैंने सबसे ज्यादा लिखा। देखो ये तीनों मैंने एनर्जी के अकॉर्डिंग लिखा, क्या ये बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? यस सर। अच्छा, अब ये तीनों को अगर मैंने एनर्जी के अकॉर्डिंग लिखा, अब कॉन्सेप्ट समझना इसमें, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इसमें हाइड्रोजनेशन मैंने कराया है ना, मान लो इसके साथ H2 और PT लगा दिया मैंने, हाइड्रोजनेशन जो करते हैं H2 PT, क्या PT कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो ये क्या बनेगा बताना, ब्यूटेन बनेगा। अच्छा Yes, sir. इसके साथ अगर रिएक्शन करेंगे, H2 और PT लगा देंगे, H2 और PT लगा देंगे, तो ये क्या बनेगा, ब्यूटेन। इसके साथ भी H2 और PT लगा देंगे, तो ये भी क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। यस और नो, बोलो बोलो, हर कोई ब्यूटेन ही ना बनेगा, जरा ध्यान देना। अच्छा ब्यूटेन का एनर्जी सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम होगा। सेम होगा, सेम होगा सर। अच्छा ये जो एनर्जी, कोई भी एक रिएक्शन में जो एनर्जी होता है, तो एनर्जी जो निकलता है, यही इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप निकलेगा ना। ये जो एनर्जी, मान लो इसमें डेल्टा H1 निकला, मान लो इसमें जो एनर्जी गैप होगा इनके बीच का डेल्टा H2 है ना, मान लो इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो डेल्टा H3 है, तो तुमको क्या दिख रहा है कि सबसे ज्यादा एनर्जी किस में निकल रहा है, कौन सा सबसे ज्यादा एनर्जी है? डेल्टा H1 सबसे ज्यादा है ना, तुमको नजर आ रहा होगा, डेल्टा H2,
डेल्टा S3 क्या एग्री कर रहे हो? यस सर। तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसका सबसे ज्यादा होता है। देखो सबसे ज्यादा अनस्टेबल तो ये ऊपर वाला था ना, तो हम लोग डायरेक्टली ये बात बोल सकते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। बोलो हाँ या ना, बस खत्म यस बात। ठीक है, खत्म बात। अब तुम्हारा ट्रिपल ई का सवाल जो पहले भी मैंने कर दिया था, पूछा था कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन, मतलब सॉरी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अच्छा एक और चीज मैं पहले बता दूं उसके बाद एक बार बताओ। अच्छा एक बात बता, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो समझ में आ गया कि जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा उसमें ऐसे। अच्छा मान लो कहीं पर एक डबल बॉन्ड होगा, दो डबल बॉन्ड होगा, तो दो डबल बॉन्ड अगर कहीं पर रिलीज हो रहा है, मतलब दो डबल बॉन्ड अगर टूट रहा है तो, और उसके जगह पर चार सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, तो जितना ज्यादा सिग्मा बॉन्ड बनेगा एनर्जी उतना ज्यादा रिलीज होगा। मतलब ये तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। ये कब होगा पता है? व्हेन पाई बॉन्ड्स आर सेम, जब पाई बॉन्ड सेम हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ही अगर अलग अलग हो, उसके केस में हम लोग बोल सकते हैं, तुरंत से एक लाइन लिख लो, मोर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, मोर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पाई बॉन्ड जितना ज्यादा होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ज्यादा होगा। क्या बोलो बोलो, यस। डन है ना? हम्म। तो अगर मान लो कहीं पर ऐसा केस होता, तुमसे कोई पूछता हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये दूसरा, इन दोनों में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा? फर्स्ट फर्स्ट का का सर। ज्यादा। फर्स्ट का ज्यादा, ठीक है फाइन। फर्स्ट का ज्यादा क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड ज्यादा है। नेक्स्ट सवाल अगर कोई तुमसे ऐसे पूछता हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 1 2 किसका ज्यादा, फिर क्या होता? टू का ज्यादा हो, 2 का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा टू का स्टेबल है। टू का ज्यादा होगा सर। हाँ ये ज्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन देखो इसमें 2 है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6। बोलो सर। डन है? डन है किस, ये कोई समझ। डाउट है? नंबर ऑफ कार्बन मैटर करता है क्या सर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में? अगर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हीट ऑफ कंबशन में मैटर करता है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट तो वो डबल बॉन्ड जो रिलीज होगा उसके वजह से आएगा ना, तो नंबर ऑफ कार्बन से क्या मतलब है उसको? यस सर। बात समझ रहे हो? नंबर ऑफ कितना नया बॉन्ड बनेगा उससे मतलब है इसको। क्लियर है? अब देखो जैसे मान लो जेई सवाल पूछ देगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में, तो सिंपल सवाल पूछेगा, जो अगर मान लो मैंने बोल दिया सब कॉन्सेप्ट को मिला के अगर पूछेगा, ये पूछ देगा मान लो सी डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पर CH3 यहाँ पर H मान लो पहला ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा है? H CH3 ये दूसरा, मान लो C डबल बॉन्ड CH3 H ये तीसरा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा किसका होगा? 1 का सबसे ज्यादा। उसके बाद 3 सर। उसके बाद 2। बात क्लियर है? अभी मैंने इसका स्टेबिलिटी बताया था क्या? ये तो बस कर लो हाँ आंसर खुद से लिख लो जल्दी जल्दी। डन सर है? ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हाँ क्यों नहीं दिया होगा, दिया हुआ है भाई। मतलब सब कोई मिला के हम देख रहा हूँ, जैसे मान लो हो सकता है कि हाइड्रोकार्बन में दे रखा होगा, है ना? सर, इसका डेफिनेशन लिखवा दीजिए तो। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का हाँ सर। लिखो, amount of heat energy released, amount of heat energy released for hydrogenation of 1 mole of reactant,
डन। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, 1 मोल हाँ सर। या 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये कुछ भी हो सकता है। डन ना? ओके हाँ सर, डन। ओके ओके ओके। तो अगर हम लोग फिर से बात करें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, एक और सवाल मैं दे दूं या आगे बढ़ूं हीट ऑफ कंबशन में? होमवर्क में दे। होमवर्क में दे दूं? होमवर्क में ले लो यार, होमवर्क में HW करके लिख लो ऐसे तो। अभी नहीं करना तुम लोग को। ये पहला सवाल बनाते हैं। ये दूसरा सवाल, पहला सवाल दूसरा सवाल। यार ये घूमने लगा यार। तीसरा सवाल मतलब थर्ड, नहीं ये सब में 2-2 लिख रहे हैं ना, तो इसमें 3 क्यों लिखे? इसमें 2 ही रहेगा यार, मिट नहीं रहा है ना। ये दूसरा तीसरा चौथा HW, ठीक है। ये HW रहेगा तुम लोग का, HW बनाना। कॉपी हो गया ना? अब आ Yes. जाओ HOC, हीट ऑफ कंबसन। हीट ऑफ कंबसन, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ड्यूरिंग कंबसन, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, है ना, उसको बोलेंगे हीट ऑफ कंबसन। ठीक। Yes. पता है तुम लोग को वो जो हम लोग को पता चला था कि कौन ज्यादा स्टेबल है, मैंने जो बताया था वो 1 ब्यूटेन वाला, वो यहीं से पता चला था। अब एक्चुअली हीट ऑफ कंबसन को पहले मैं ऐसा समझा दूं तब भी तुमको समझ में आएगा। हीट ऑफ कंबसन किस पे डिपेंड करना चाहिए बताना तो फिर से। क्या ये सेम टाइप पर का चीज पे डिपेंड करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो ये डिपेंड करेगा कितना ज्यादा कार्बन है ना। जैसे मान लो यहाँ पर CH4 का अगर कंबसन कराओगे तो इससे कंबसन से क्या बनेगा? CO2 और H2O ही बनेगा ना। तो एक बात बताओ, यहाँ पर जैसे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना, मान लो C2H4 रहेगा, अरे यार C2H4 रहेगा या फिर C2H6 रहेगा, ये क्या हो जा रहा, काम ही नहीं कर रहा। मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूँ C2H6, पहले अल्केन वाला देख लेते हैं। ये रिएक्शन रहेगा तो ये CO2 बनेगा और H2O बनेगा। तो तुम लोग देखो ना, यहाँ पर रिलेटिवली ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा ना बच्चा, क्या? तो ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा तो हम लोग बोल सकते हैं, जैसे मान लो ये 2 और ये 2, 4 हो गए। यहाँ पर 2 CO2 बन गया और यहाँ पर कितना बन जाएगा? 3H2O। तो ये कितना हो गया? हाइड्रोजन 6 हो गया ना, और तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 और 3 7, 7/2। तो तुम लोग को लग नहीं रहा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा? तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा हीट ऑफ कंबसन भी तो होगा, नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करेगा। बोलो यस और नो? मतलब हीट ऑफ कंबसन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन्स। इज इट ओके और नॉट? यस। Yes. Heat of combustion is directly proportional to number of carbons. Carbon. जितना ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स होगा क्योंकि रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। अगर अब देखो प्रॉब्लम अब ये है हीट ऑफ कंबसन में, मान लो हम लोगों ने ये किया कि अब नंबर ऑफ कार्बन सेम कर दिया। इफ नंबर ऑफ कार्बन आर सेम, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेगा तो फिर से वही वाला, मान लो ये अल्कीन ही ले लिया था या किसी का भी हीट ऑफ कंबसन मैं तुमको दिखाना चाह रहा हूँ। तो ऐसे देखो, ये मान लो इसमें एनर्जी है और इसमें जो है कंपाउंड दे रखा है। तो मैं यहाँ पर ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो ये कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड है ना, और ये कंपाउंड है।
अब जरा ध्यान दो, सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये है। अच्छा, इन सबको अगर करोगे तो कंबसन जब करोगे, मान लो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हो, इन सबका कंबसन जब करोगे, इसका भी कंबसन कर दिया, इसका भी कंबसन कर दिया, हर किसी का अगर कंबसन कर दिया, तो फाइनली तुम्हारा रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनेगा तो यही तो बनेगा, CO2 और H2O, और सब में बराबर नंबर बनेगा, क्योंकि इन सब का जो है, इन सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, CO2 और H2O बनेगा, मानते हो हर किसी में, और सेम नंबर ऑफ CO2 और H2O बनेगा। अगर सेम नंबर ऑफ CO2 और H2O बनेगा, अच्छा कंबसन भी कैसा रिएक्शन है, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मतलब जो प्रोडक्ट है उसका एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होगा। अब देखो कितना एनर्जी निकलेगा, तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वही तो निकलेगा, कहीं बाहर से एनर्जी थोड़ी आता है। तो इन दोनों का एनर्जी गैप, मान लो यहाँ पर डेल्टा H1 है, मान लो यहाँ पर वही फिर से बात है डेल्टा H2 है, मान लो यहाँ पर फिर से वही बात है डेल्टा H3 है। तो तुमको फिगर से ही नजर आ रहा है कि डेल्टा H1 बड़ा है यार डेल्टा H2 से, और डेल्टा H3 और भी छोटा है। तो कहने का मतलब फिर से तो यही बात हो गया ना, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम रहे उस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हीट ऑफ कंबसन अनस्टेबिलिटी का, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी बोल दें। ये कब सही होगा, ये कब सही होगा, इफ नंबर ऑफ कार्बन्स आर सेम। नंबर ऑफ कार्बन अगर सेम हो जाएगा तो ये केस जाएगा। इज इट ओके? बोलो बोलो। यस। अच्छा, एक इसमें कभी ये बात भी बोलता है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो पर कार्बन क्या कुछ जाएगा, पर कार्बन, तो फिर से अनस्टेबिलिटी वाली बात आ जाएगी। मान लो तुम लोग ऐसे देखोगे, एक बात है, जैसे मान लो ये दो सवाल दिया हुआ है, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोप्रोपेन, तो इसमें तुम्हें पूछा है हीट ऑफ कंबसन के अकॉर्डिंगली अरेंज करो, हीट ऑफ कंबसन किसका ज्यादा होगा, तो तुम क्या बोलोगे किसका ज्यादा होगा? गो फॉर इट, ये तो बहुत आसान है। पहला का ज्यादा होगा भाई साहब, इसमें 6 कार्बन है यार, इसमें 3 कार्बन है, तो पहला का ज्यादा होगा, मोर हीट ऑफ कंबसन, ऐसे ही पता चल रहा है। लेकिन अगर मान लो तुमसे सवाल क्या पूछे पता है, पूछ दे कि पर मोल ऑफ CH2, सवाल एक बार ऐसे पूछा होता, फाइंड या फिर अरेंज हीट ऑफ कंबसन फॉर पर, हाँ, पर मोल ऑफ CH2, हाँ बोलो ना। सर वो सर हेक्सेन जो है सर वो तो स्टेबल है ना, हाँ बिल्कुल ये स्टेबल है। तो हीट ऑफ कंबशन कम होगा ना उसका। अरे बाबा, तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करेगा ना, इसमें 6 CO2 निकल जाएगा, इसमें 3 ही CO2, इसमें रिएक्शन ही ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा एनर्जी नहीं रिलीज करेगा। ये स्टेबिलिटी की बात कब करेंगे, जब नंबर ऑफ कार्बन सेम देखेंगे, है ना, देखो नंबर ऑफ अच्छा ठीक है कार्बन ठीक है सेम देखेंगे। यस यस यस। बात समझ आया? फाइंड बोल रहा है अरेंज हीट ऑफ कंबसन पर मोल ऑफ CH2, यही सवाल दिया हो रहा था, और पर मोल ऑफ CH2 बोलता, फिर क्या बोलते, आंसर तुम्हारा क्या होता, फिर पर मोल ऑफ CH2 बोलता, फिर तो हम सेकंड लोग ज्यादा रहता। सेकंड ज्यादा रहता, फिर हम लोग अनस्टेबिलिटी वाले में जाते, क्योंकि इसमें ज्यादा रिएक्टेंट था इसी वजह से है ना, तो पर मोल ऑफ यहाँ पर बोल दिया CH2, मतलब हर एक CH2 के लिए, हर एक CH2 के लिए, इंडिविजुअल CH2 के लिए जाना है, तो फिर तो अनस्टेबिलिटी वाली बात आ जाएगी। उस केस में हम लोग क्या बोल देंगे कि साइक्लोहेक्सेन का हीट ऑफ कंबसन कम होगा भाई साहब साइक्लोप्रोपेन से। बात समझ आई? बोलो डन। यस सर। अब सर ये सेकंड वाला सेकंड वाला, यस सर। सेकंड वाला बोल रहा है, जैसे मैंने बोला था हीट ऑफ कंबसन ज्यादा होगा, साइक्लोहेक्सेन का ज्यादा है साइक्लोप्रोपेन से, क्यों, रीजन बता मुझे जरा, क्यों ज्यादा है? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। अब यही बात बोल रहा है, अगर पर मोल ऑफ CH2 बोला है, तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन मान लो इसमें 6 ज्यादा है, तो इसका जो भी हीट ऑफ कंबसन निकला ना उसको 6 से डिवाइड किया पर मोल, हम लोग एक कार्बन के वजह से जानना चाहते हैं, और यहाँ पर जो हीट ऑफ कंबसन समझ गए निकला सर, समझ गए। उसको हम लोग 3 से डिवाइड किए, पर मोल है ना, पर मोल बोल दिया, पर मोल ऑफ CH2, तो ये उस केस में ज्यादा हो जाएगा ना, क्या बोलते हो? अब मेरा कुछ समझ गए सवाल सर। है, मेरा कुछ सवाल है, अगर ये सवाल बना दिए तो इस तरह का सारे सवाल लग जाएंगे। दे 2-3 सवाल, ये देख, ये बता दे, पहला सवाल है ना, ये पहला है, एक डमरू बनाते हैं, ये दूसरा है, एक बाईसाइक्लो बनाते हैं, तीसरा है,
जल्दी, हीट ऑफ कंबसन, मैं लिख रहा हूँ कंपेयर, HOC, हीट ऑफ कंबसन कंपेयर करना है। फिर सेकेंड, वन टू थ्री। ये 1, ये 2, ये 3, ठीक, देखना जरा। उसके बाद 3 सवाल मैं दे रहा हूँ, है ना, बहुत सिंपल सिंपल सा आगे सवाल दे रहा हूँ। पहला वाला सवाल मान लो ऐसे हो गया, दूसरा मैं ऐसे बोल दूँ, ऐसे दे दें, तीसरा मैं ऐसे दे देता हूँ। हाँ, बता दीजिए, 1 2 3, 1 2 3। सबसे पहला वाला कौन सा हो जाएगा? 1 2 3, क्लियर है सबको? बोलो ना। नो सर, नहीं समझ में आया। अरे बाबा, दो चीज पे डिपेंड करता है। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए तो अनस्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन गिन कितना है? तो 6 है। अच्छा, इसमें गिन कितना है? 6 5 कार्बन, है। इसमें 5 कार्बन है। इसमें गिन कितना है? इसमें 4 है। तो सबसे ज्यादा तो कौन? 4 1, हाँ समझ गई। 1 2। इसमें कौन? नहीं सर, 1 2 3। हाँ, 1 2 3। इसमें कौन? 3 2 1। पक्का ना? क्यों? यस सर, अल्फा हाइड्रोजन। नो अरे नो नहीं सर, रे, अल्फा हाइड्रोजन इसमें कहाँ से आएगा? स्टेबिलिटी एंगल कितना जा रहा है? स्ट्रेन ना, अभी मैंने बताया था ना, 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, स्टेबिलिटी से मस्त। ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा ना? यस सर। बात समझ में आया? अच्छा, यस। कहीं पर अच्छा मान लो ऐसा, अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा, ये देख कितना कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 6, मैं ऐसा लिख रहा 1 2 3 4 5, इसमें सर इसमें फर्स्ट का ज्यादा होगा। फर्स्ट का ज्यादा वन होगा। वाला का ज्यादा होगा सर। क्यों? इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज किया? सर स्टेबिलिटी क्या? स्ट्रेट फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। हाँ, स्टेट फॉर्म ज्यादा अनस्टेबल होता है रे पगला। मोर ब्रांचिंग मोर स्टेबिलिटी, ये जान लो। सर मोन, यस। जितना ब्रांच होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अनस्टेबल पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं। हाँ, बोलो बोलो। सर सर डीपीपी का रूट है। सर इसका आवाज ही नहीं आ रहा, क्या बोल रहा? ब्रांचिंग आवाज ही नहीं आ रहा, ये सब का प्रायोरिटी ऑर्डर। आवाज ही नहीं आ रहा। कोई सुना तुम लोग? कोई यस सर, वो पूछ रहा सर प्रायोरिटी किसको हमारे देंगे हैं ये किसको? कारण। कौन सा इसमें? एंगुलर स्ट्रेन, ब्रांचिंग, ये सब वगैरह में मतलब किसका प्रायोरिटी कितना होगा? एंगुलर, एंगुलर स्ट्रेन या फिर ब्रांचिंग? एंगुलर स्ट्रेन, हाँ एंगुलर स्ट्रेन की वजह से ज्यादा अनस्टेबल होगा। हेलो? हाँ सर। हाँ, ब्रांचिंग की वजह से बहुत ज्यादा का अंतर नहीं आता, बहुत कम का डिफरेंस आता है। हाँ बोलो। इसी टाइप का मतलब टॉर्सनल स्ट्रेन, ये सब का एक प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवा दीजिएगा। टॉर्सनल इस स्ट्रेन टाइप का का प्रायोरिटी ऑर्डर? स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह किसका कितना मतलब प्रायोरिटी है? बोल अरे रहे ब्रांचिंग हो गया, टॉर्सनल स्ट्रेन हो गया, एंगुलर हम्म, स्ट्रेन, मतलब ये सब का जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है अभी वो अभी तो लिखवा दीजिएगा। अभी तो इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन की बात नहीं हो रही है। टॉर्सनल स्ट्रेन जो होता है ना, वो तुम जानते हो उसके वजह से होता है, जो हम लोग कंफर्मेशन पढ़ते हैं, वो बहुत कम होता है। मतलब वो हवा में भी तुम लोग देखते हो ना, कंफर्मेशन आइसोमर्स को तुम लोग बोलते हो, तो कंफर्मेशन आइसोमर्स को देखो एक दूसरे से, जैसे मान लो एक्लिप्स हो गया, स्टैगर्ड हो गया, गॉच फॉर्म हो गया, ये सब जो है स्क्यू फॉर्म, अलग अलग पोजीशन पे, ये इन आइसोमर्स को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। तो एक्चुअली इनमें जो है ना डिफरेंस बहुत कम होता है। तो टॉर्सनल स्ट्रेन तो बहुत माइनर होता है, मतलब उसमें नहीं के बराबर का वो होता है। बाकी बचा एंगल स्ट्रेन, और एंगल स्ट्रेन और ये जो ब्रांचिंग बोल रहे हैं, तो ब्रांचिंग रिलेटिवली टॉर्सनल स्ट्रेन से इसका वैल्यू ज्यादा है, लेकिन जो एंगल स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन से काफी कम है। एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा अनस्टेबल बना देता है। बात क्लियर है? हाँ सर। ओके, तो आज यहीं रखते हैं बच्चा।